Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kaur Barnwal. You are watching the most important classes, which is the UGC NET Commerce Paper 2. Now friends, today we are discussing the top 10 most important questions and one special topic. The topic is SAT. SAT. It means Securities Appellate Tribunals. Now let's see what are the most 10 important questions. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इन दिनों जो है कई विकास कार्य कर रही है, जिसमें से एक है आयकर से जुड़ी हुई नया वेबसाइट तैयार करना, नया फॉर्म देना, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई समस्या ना हो। तो इन्फोसिस को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दिनों सुर्खियां भी रही है, काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। तो चलिए इसी दिक्कतों के साथ आशा है कि आज धीरे धीरे जो है और भी सुधार होगा। इन्फोसिस अपने वेबसाइट में सुधार करेगी पोर्टल पे, ताकि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसी के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके। इसी साथ साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हुए बता दूं कि कल क्लास आप लोगों ने नहीं किया तो उसका लिंक शेयर मैं कर दूंगा, तो आप जुड़ सकते हो मेरे क्लास से। फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास प्रोवाइड कर जाती है। चलिए पहला सवाल की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता का निर्धारण क्या है, यानी इंटरनेशनल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, मार्केट में कैश का ज़्यादा होना है ना। लिक्विडिटी का जो निर्धारण क्या है, तो विकासित देशों की मुद्राओं में, स्वर्ण में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा में, व्यवस्था में, टोकरी मुद्राओं में। तो घ टोकरी मुद्राओं में जो है अंतर्राष्ट्रीय तरलता का निर्धारण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110% संभावना है कि आपको आएंगे। अधिनियम की किस धारा के तहत व्यवसाय को परिभाषित किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन। तो का 23(3) धारा 2(13) के तहत 2 सब धारा 13, 32 सब धारा 1, 35 सब धारा डी। तो आपका सही जवाब ख, यानी 2 सब धारा 13 के तहत जो है उपधारा या के तहत जो है व्यवसाय को परिभाषित किया गया है। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की किस धारा के तहत अपराधों पर कार्रवाई के लिए बाजार नियामक की सहमति अनिवार्य नहीं बताया है। तो धारा 24A, धारा 31A, धारा 20A, धारा 40A। तो धारा 24A के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कार्रवाई के लिए बाजार नियामक की सहमति अनिवार्य नहीं बताया है। तो इन दिनों ये सुर्खियां में रही है ये धारा, और सेबी भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अब तक कितने चिकित्सा उपकरणों पर लाभ सीमित करने का फैसला कर दिया है। तो का 560, खा 620, गा 605, घा 660। तो 620 अभी तक कर चुकी है। हाल ही में जो है कोरोना से जुड़ी हुई उपकरण जो है उसमें भी जो है दिया गया है, जैसे कि डिजिटल थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर जैसे चिकित्सा उपकरणों पर भी जो है मार्जिन को हटाने, कम करने की कोशिश की गई है, यानी MSP कम की गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। वित्त मंत्री ने कौन से आयकर दिवस पर प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए विभाग की सराहना की है, मतलब आय की प्रक्रियाओं को। तो 111वें, 153वें, 151वें, 161वें। तो 161वें दिवस जो है कहा जाए तो 24 जुलाई को मनाया गया इनकम टैक्स डे। तो 61वें दिवस पर जो है प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ने जो है आयकर दिवस पर आयकर प्रक्रियाओं के सरलीकरण के विभाग की सराहना की है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वर्तमान में केंद्रीय कर प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो JB महापात्रा, पंकज चौधरी, तरुण बजाज, TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति जो है वो अस्थायी प्रतिनिधि हैं UN में। तो बता दें कि JB महापात्रा केंद्रीय सीबीडीटी के जो वर्तमान में प्रेजेंट में चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 तो कुछ मैं करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ सवाल भी लेकर आया हूँ। अवमूल्यन यानी रिवैल्यूएशन। अवमूल्यन नीति तभी सफल हो सकती है जबकि अवमूल्यन करने वाले देश को अन्य देशों का सहयोग मिले, घरेलू विकास का स्तर समान रहे। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ग उपरोक्त दोनों होना चाहिए, अन्य देशों का सहयोग भी मिलना चाहिए, घरेलू कीमत पर स्तर पर जो है समान रहनी चाहिए, तभी जो है अवमूल्यन नीति सफल हो सकती है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको बता दूं, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक कौन कौन सा है। तो मांग एवं पूर्ति की लोच, ख स्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, ग प्रशुल्क नीति और घ उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब घ होना चाहिए उपरोक्त सभी में, क्योंकि मांग यानी डिमांड और सप्लाई दोनों की होनी चाहिए चेन, स्थापन वस्तुओं की उपलब्धता अवेलेबिलिटी होनी भी चाहिए, प्रशुल्क नीति भी होनी चाहिए, तभी जो है व्यापार की शर्तों को जो है प्रभावित करने वाले ये सभी घटक हैं। ये इसके बिना जो है ये व्यापार को संभव करना नहीं है। नहीं रहते हैं क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसके नाम से प्रसिद्ध है। तो गुस्ताव फैसल, ख कीन्स, ग सैमुअल अल्सन, घ हिक्स। का गुस्ताव कैसल के द्वारा जो है क्रय समता सिद्धांत के नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई देश अनेक प्रकार के आयातों, निर्यातों और पूंजी हस्तांतरण में प्रत्येक के लिए अलग अलग विनिमय दरें स्थापित करता है तो इसे कहते हैं बहु विनिमय दर, विनिमय दरें, ऊपर किलना नीचे किलना। तो खा विनिमय दरें इसको कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आखिरी सवाल था ये। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आगे का टॉपिक सेट के बारे में। तो सेट क्या है आखिरकार, उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। तो सेट की बात की जाए, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की बात की जाए तो के पास जो सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती है, इसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। या सेबी अधिनियम एक्ट जो है 1992 के तहत एक सहायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई कर सकता है। या पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRD द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई उसका निपटारा कर सकता है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई और उसका निपटारा कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी जो है संस्था है एफिलिएट सिक्योरिटीज यानी कहा जाए तो निक्षेपागार अधिनियम 1996 23B प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां की बात की जाए तो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों और किसी भी नियम के अधीन होगा। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया को नियमित करने की शक्ति होगी, जिसमें वह स्थान भी शामिल होंगे जहां पर उनकी बैठक होगी। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की संहिता के तहत एक सिविल कोड में निहित अधिकार होंगे। निम्नलिखित संबंध के मायने रखता है, अर्थात ए किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति में बुलाना और लागू करना और उसकी शपथ की जांच करना, बी दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता, ग सी हल्फनामे का साक्ष्य प्राप्त करना, डी गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, ई अपने निर्णयों की समीक्षा करना, एफ किसी आवेदन पर चूक के लिए खारिज करना या उस पर एक पक्षीय निर्णय लेना, जी मुख्य चूक के लिए किसी आवेदन को खारिज करने के लिए आदेश या उसके द्वारा एक पक्षीय पारित किए गए आदेश को रद्द करना। तो ये थी कुछ जानकारियां सिक्योरिटी से एफिलिएट ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ। आई होप आपको काफी जानकारी मिली होगी। तो चलिए आगे मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राफिक ट्रांसमीटर के बारे में, ट्रांसफर के बारे में। एनटीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर मुख्य रूप से विदेशी वायर लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को हस्तांतरित करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। यूको बैंक सिस्टम में क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम यानी चैप्स ट्रांसफर के संदर्भ में इस हस्तांतरणों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर को टेलेक्स ट्रांसफर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मैं एवरीडे जो है नया नया कुछ छोटा सा एक बेसिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो आज का था ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर यानी टीटी। टीटी क्या था? एक जो विदेशी वायर लेनदेन के लिए जो उपयोग किए जाने वाले धन को हस्तांतरित करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका। तो ये थी जानकारी आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नए इसी तरह से क्लास को ज्वाइन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि और नोटिफिकेशन मिल सके।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और एवरीडे 8 PM यूएस नेट कॉमर्स पेपर 2 की तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को बनवाल ट्यूटोरियल्स को। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लास एवरीडे यूट्यूब पे जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम। आप सभी ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।